2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन अलग दावा कर रहे हैं अपना। आपको क्या लग रहा है, क्या होना आज तक आपने किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता को यह कहते सुना कि हमारी पार्टी हार रही है? आपको सबसे ईमानदार नेता कौन लगता है? कौन? देखो, ईमानदार तो राजनीति में ईमानदार शब्द का उपयोग करना ही बेईमानी है। अनुराग शर्मा जी ने जो कार्य किए हैं पिछले 5 साल में। देखो, अनुराग शर्मा जी कुछ नहीं है, भाजपा के अधिकांश नेता कुछ नहीं है। मजबूरी है आम आदमी की, किसी ना किसी को तो जिताना है। अब 10 बुरे चुनाव लड़ रहे हैं तो ये देख लेते हैं कि भाई ये कम बुरा है। पिछड़े बुंदेलखंड में जो जिले 7 जिले हैं उनमें भी ललितपुर सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ये राजनीतिक लोगों की बेईमानी के कारण ये स्थिति है। विधायक और सांसद बनने के बाद, सत्ताधारी दल के अध्यक्ष बनने के बाद, किसी भी नेता किसी भी पार्टी का उठा लें आप, तो कंगाल से करोड़पति बने हैं वो सब। आपको क्या लगता है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, विपक्ष का तो देखो हम बताएं आपको, जनता बेवकूफ़ नहीं है, कई चीज़ें जानती हैं, लेकिन अधिकारी निरंकुश है। हाँ, अफसरशाही हावी है। अफसरशाही हावी है। कोई भी अधिकारी किसी को नहीं पहचान रहा है। योगी जी 2 मामलों में अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो उन्होंने अवैध कब्जे रोके हैं, बड़े बड़े क्रिमिनलों को उन्होंने नेस्तनाबूद करने का अच्छा काम किया है। लेकिन जितना अच्छा ये किया है, उनके शासन में भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ा है। जो महंगाई पे और बेरोजगारी पे भाजपा के लोग बातें करते थे। आपने 80 और 90 के दशक में पत्रकारिता की है, अभी की पत्रकारिता में उस समय की पत्रकारिता में क्या अंतर है और क्या सुधार करना चाहिए? और नेता कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लेकिन उनकी दूसरी पीढ़ी भी इसीलिए राजनीति में, कोई एक देख लो विधायक सांसद ललितपुर का रहा हो, जो दूसरी पीढ़ी राजनीति में सब फेल है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आज हम पहुंचे हैं ललितपुर जनपद में। हमारे साथ आज के मेहमान हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रहे और ललितपुर के ऐसे पत्रकार जिन्होंने कभी अपनी कलम के साथ समझौता नहीं किया, ऐसे प्रदीप जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए जो आप हमसे बात करने के लिए आए हैं। प्रदीप जी, आप उस समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जब लिखने पे पाबंदी थी और गोली तक चल जाती थी। कैसे ये सफ़र आपने तय किया? देखो, लिखने पे पाबंदी तो कभी नहीं रही। जो समय का दौर जब 84 की लास्ट से हमने लिखना शुरू किया था, हमने LLB करने के बाद कुछ दिनों वकालत की और लिखने का शौक़ था तो हमें व्यंग छड़काएँ भी लिखते थे और उसी के साथ साथ हमने पत्रकारिता में अपना सफ़र शुरू किया था। हमारा पत्रकारिता का सफ़र एक छोटे से साप्ताहिक अखबार से हुआ था जो नियमित भी नहीं छपा करता था। तो धीरे धीरे हमने उसमें अपने लिखना सीखा और आर्थिक हितों की ओर हमने कभी देखा नहीं। यदि आपको निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है किसी को भी, तो किसी राजनीतिक दल से अपना जुड़ाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी दलों में हैं। तो पत्रकारिता का सफ़र हमें कुछ अपने सीनियरों को देखकर, चूँकि हमारा कोई किसी से मेल मिलाप नहीं था, फैमिली का हमारा कोई पत्रकारिता या राजनीति का बैकग्राउंड भी नहीं था, तो लोगों को देखकर, अखबारों को पढ़कर हमने सीखा और धीरे धीरे हमें बड़े से बड़े मीडिया संस्थानों में काम करने का मौका मिला। और यहाँ होता अक्सर ये है कि लोग के जब हित किसी से जुड़े होते हैं तो उस पर कलम नहीं चल पाती है। तो हमने अपने हितों को भी तिलांजलि दे रखी थी और बड़े बड़े सबल राजनीतिक बड़े बड़े माफिया यहाँ पर रहे, जिनके डर से, जिनकी दहशत से लोग अपनी कलम नहीं चलाते थे बल्कि उनके यहाँ हाजिरी लगाने जाते थे। हमने उनके भी जो भी कृत्य रहे उनके खिलाफ लिखा और जिन अधिकारियों ने भी भ्रष्टाचार या शासन की जो नीति है उसे इतर उन्होंने काम किया तो उनके खिलाफ भी हमने लिखा, लेकिन हमारे संबंध किसी से खराब नहीं रहे।
तो पत्रकारिता में रहे प्रसंग लोगों का जुड़ाव रहा। बड़े बड़े जो प्रभावशाली यहाँ के स्थानीय माफिया टाइप के राजनीतिज्ञ थे वह हमारे खिलाफत करते थे, लेकिन हमें देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में काम करने का मौका मिला और वह मौका सिर्फ अपनी कलम की वजह से मिला। और कभी ऐसा मौका नहीं आया हमारे जीवन में कि कोई समाचार किसी भी मीडिया संस्थान ने रोका हो। अगर कभी रोका भी तो हमें ऊपर हमें लड़ना पड़ा, कहना पड़ा कि वजह क्या है, और आखिरकार जो हमने लिखा वो प्रकाशित हुआ है। ललितपुर जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है उत्तर प्रदेश का, और बहुत सारी समस्याएं भी हैं यहाँ, पलायन की भी समस्या है। तो आपने इसके लिए क्या आप सोचते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि राजनीतिक के तौर पर पद तो हैं, लेकिन राजनेताओं की इच्छाओं की बहुत कमी रही है। जो नेता प्रभावशाली थे, हम नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, तो वो हमारे यहाँ पत्थर का काम ज़्यादा था, 2 परिवारों का राजनीति में वर्चस्व था। वो लोग चाहते ही नहीं थे कि यहाँ के लोग पढ़ें, एजुकेशन संस्थान खुलवाएं। आज तो हमारे यहाँ 2 दर्जन से अधिक डिग्री कॉलेज हैं ललितपुर ज़िले में। एक समय ऐसा था कि एक अकेला पूरे ज़िले में नेहरू महाविद्यालय था। लोग चाहते ही नहीं थे, ये नेता नहीं चाहते थे कोई पढ़ लिख के आगे बढ़े, और उन्हें की मंशा यही थी कि हमारे यहाँ काम करने वाले, खदानों पर काम करने वाले लोग कैसे मिलेंगे अगर लोग पढ़ लिख कर निकल जाएंगे। आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े बुंदेलखंड में जो ज़िले 7 ज़िले हैं, उनमें भी ललितपुर सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ये राजनीतिक लोगों की बेईमानी के कारण ये स्थिति है। उन्होंने कभी यहाँ का विकास होने नहीं दिया। और चूंकि एक समय ऐसा भी था कि ललितपुर ज़िले का रहने वाला कोई विधायक भी नहीं बन पाता था। झांसी के लोग आते थे चुनाव लड़ने, चाहे वो पंडित कृष्णचंद शर्मा रहे हों, चाहे गोविंदास रिछारिया के पुत्र रहे हों, और भी तमाम लोग हैं। हालांकि कृष्णचंद शर्मा जी ने मेहरौनी क्षेत्र से वो अपना चुनाव लड़ा करते थे, मंत्री भी रहे, उन्होंने काम किए हैं, उस समय काम करने वाले थे। सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी भी थे, लेकिन सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी अपने कोई एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आने वाली थी, वो चाहते थे तालवट में लग जाए, कोई चाहते थे झांसी में लग जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे कि यहाँ पे ना तो कोई बड़ी इंडस्ट्री आ पाई, और लोगों के अपने नेताओं ने अपना सिर्फ पद देखा, अपने हित देखे, और इसी कारण से यहाँ पर कभी कोई विकास के काम हो नहीं पाए। और आज स्थिति ये है कि शायद ही एक कोई ऐसा गांव हो जहाँ के दर्जनों लोग मजदूरी करने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड, दिल्ली में मजदूरी ना कर रहे हों। तो ये स्थिति इतनी विकट है, यहाँ पे काम धंधे है नहीं ना। आज भी जो नेता हैं उनका इस चीज़ पर कोई फोकस है ही नहीं कि यहाँ काम धंधे कैसे हों, जबकि शासन की नीतियाँ इस समय कुछ ठीक हैं। योगी जी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो, लोगों का पलायन रुके, लेकिन जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी तब तक पलायन कैसे रुकेगा। यहाँ पे जब इंडस्ट्री नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो काम धंधे भी अच्छे नहीं चलते। जब काम धंधे लोगों के अच्छे नहीं चलेंगे तो लोग अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन कैसे दे पाएंगे। आज गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में अगर किसी आदमी को, दिल्ली में देख लो, अगर किसी आदमी को 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल रही है, और ललितपुर में लोग 200-300 रुपये से ज़्यादा मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। तो है तो सब आमदनी से। तो जब तक बेस तैयार नहीं होगा, हमें गुजरात का एक छोटा सा तहसील स्तर का है गांधी धाम, वहाँ में जाने का मौका मिला। तो गांधी धाम में बड़े बड़े मॉल चल रहे, मॉल में तो नगद का बिजनेस होता है। हमारे ललितपुर में तो उधार अगर ना मिले तो पूरी आधी जनता जो है भूखी प्यासी रह जाए, अपने बच्चों की शादियां भी करना मुश्किल हो जाए। तो जब उधार लेता है तो उधार देने वाला भी अपना 2 के 4 और 4 के 2 के 6 करता है। तो लोगों का यहाँ पे तो हर तरह से शोषण है। एक खेती की अच्छी खेती नहीं है, सिंचाई के अच्छे साधन नहीं है। अब हालांकि डैम बन रहे हैं, छोटे छोटे डैम बन रहे हैं, तो लोगों की जितनी ज़मीन डूब क्षेत्र में जा रही है उसको अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। डूब क्षेत्र में ज़मीन ज़्यादा जा रही है, किसानों को फ़ायदा कम हो रहा है। एक ये पावर प्लांट हमारे यहाँ लगा तो चगलौगा का, तो पावर प्लांट की स्थिति आप देख लो, सपा के शासन में काम हुआ
तो यहाँ की बिजली पूरी कन्नौज तरफ ले गए। ललितपुर के लोगों की ज़मीन चली गई, लाभ वहाँ कुछ नहीं मिला। कचनौदा बांध बनाया तो पता चला वो पावर प्लांट के लिए ही बनाया, उससे किसानों को हमारे यहाँ कोई लाभ ही नहीं है। तो स्थितियाँ इतनी विकट है। और कोई आज भी जो हमारे यहाँ विधायक हैं, किसी भी पार्टी से रहे हों, सबके हालात एक जैसे हैं। विधायक और सांसद बनने के बाद, सत्ताधारी दल के अध्यक्ष बनने के बाद, किसी भी नेता किसी भी पार्टी का उठा लें आप, तो कंगाल से करोड़पति बने हैं वो सब। आम जनता कंगाल से पेट भरने लायक भी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बेईमानी हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ हुई है, और जिसका खामियाजा हमारे यहाँ की पूरी जनता उठा रही है। और दूसरे प्रदेशों में अपना घर परिवार छोड़कर लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। ये इतनी शर्मनाक स्थिति है, इसे रोका जाना चाहिए। गांधीधाम का जो हमने जिक्र किया, वहाँ पे बताते हैं 600-700 इंडस्ट्री लगी हुई है जी। जब 600-700 इंडस्ट्री में लोग काम करेंगे, उनकी सैलरी आएगी, भले ही वो कहीं के रहने वाले हों, तो कम से कम आधी सैलरी तो वो जहाँ रहेंगे लोकल में खर्च करेंगे। आज हमारे ललितपुर में काम धंधे होते, लोगों की सैलरी आ रही होती, तो मार्केट की स्थिति अलग होती। और जब मार्केट की स्थिति अलग होती, उन्हें काम मार्केट में मिलता, फैक्ट्रियों में काम मिलता, वेतन अच्छा मिलता, क्यों जाएंगे वो दूसरी जगह। आप ये देखो, लोग ये हमेशा जिसकी सत्ता होती है वो कहता नहीं पलायन नहीं है। और पलायन कितना है, किस कदर है, उसका एक छोटा सा उदाहरण हमें कोरोना पीरियड में देखने को मिल गया था। जब कोरोना लगा तो तमाम प्रदेशों से हजारों की तादाद में ललितपुर के बॉर्डर पे लोग पड़े हुए थे, सड़कों पर लोग पड़े हुए थे। उससे स्थिति स्पष्ट होती है कि किस कदर हमारे यहाँ के लोगों का पलायन है। तो सरकार को पलायन की स्थिति रोकना चाहिए। और नेता कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लेकिन उनकी दूसरी पीढ़ी भी, इसीलिए राजनीति में कोई एक देख लो विधायक सांसद ललितपुर का रहा हो, जो दूसरी पीढ़ी राजनीति में सब फेल है। उसका कारण यह है कि उन लोगों ने जनता से जुड़ाव कम रखा, अपनी जेबें भरने से, अपना घर भरने पे ध्यान ज़्यादा किया। तो ज़रूरत आज ऐसे लोगों की है राजनीति में कि जो जनता के लिए काम करे। लेकिन अब जनता का भी क्या कहें, जनता वो किसी को पैसा देखना है, किसी को जो है जाति देखनी है, किसी को धर्म देखने हैं। तो जब आप जनता के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को नहीं चुनेंगे तो क्यों आदमी जनता के लिए संघर्ष करेगा। पता चला जनता के हितों के अधिकारियों से लड़ रहे, सत्ताधारी लोगों से लड़ रहे, उन पर 10-20 मुकदमे लिखे गए, और चुनाव लड़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा उसे तो जीते ही नहीं पाना, उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं। अरे भाई, अगर आप उसे वोट देंगे तो क्यों नहीं जीतेगा। आप पैसे वाले को चुनावी खर्च देखकर, बजट देखकर क्यों वोट देना चाहते हैं। आज कारण यही है कि राजनीतिक दल देख लो, वो सबसे पहले जातिगत आंकड़े देखते हैं कि क्षेत्र में किस जाति का व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। फिर उनमें से वो ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति पैसा दे सकता है। अगर कोई पार्टी के कैडर का इक्का दुक्का लोग हैं जो क्षमता नहीं है, तो फिर पार्टी एक क्षेत्र से किसी ऐसे व्यक्ति को देती है टिकट कि जो दूसरे क्षेत्र का भी खर्चा उठा ले। तो बड़ी स्थितियां खराब हैं। कुछ काम अच्छे, ऐसा नहीं है कि सब बुरा बुरा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 2 बातें हैं कि हमारे यहाँ क्राइम कंट्रोल है, बड़े बड़े माफियाओं की टांगें तोड़ दी गई हैं, उन्हें कमज़ोर कर दिया गया है, लेकिन अधिकारी निरंकुश है। हाँ, अफसरशाही हावी है। कोई भी अधिकारी किसी को नहीं पहचान रहा है। विधायकों और सांसदों के अपने काम होते हैं, उनके पास जनता के लोग जाते तो वो कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं हैं हमारी। अरे नहीं सुनते तो पद छोड़िए, घर बैठिए। वो क्यों नहीं सुन रहे? सिर्फ तुम्हारे पर्सनल कामों के लिए तो सुन रहे हैं। आज आप देख लीजिए, ऐसा कोई विधायक सांसद नहीं है जिसके अपने काम धंधे नहीं हो रहे हों। अभी की बात नहीं करें, पिछले 10 साल की उठा लें तो काम धंधे से जब अपने किसी अधिकारी से आप काम कराएंगे और गलत काम कराएंगे तो अधिकारी आपकी नहीं सुनेगा। वो आपकी नस पकड़ के बैठा है कि आप हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे, ना आप हमसे लड़ पाएंगे। पहले विधायक अधिकारियों से डीएमएसपी से लड़ जाते थे जनता के कामों के लिए। आज अपने काम करा रहे हैं तो उन्हें, उनकी हैसियत ही नहीं है कि वो लड़ें। तो इसका जो है नुकसान कुल मिला के आम जनता को हो रहा है। और इसमें अब देखो, जैसे हमने कहा अपराध पर नियंत्रण है,
योगी जी को ये देखना चाहिए। आज ये CUG फ़ोन की स्थिति देख लो आप, बड़े बड़े अधिकारी अपना कोई CUG फ़ोन नहीं उठाते हैं, सारे ने अपने कोई PRO को दिए है, कोई किसी को चपरासी को हाथ में दिए है, कोई। अरे योगी जी को एक बार ये तो देखना चाहिए, चेक करा ले, वो एक साथ 100 लोगों को, अधिकारियों को फ़ोन लगाएं, देखें कितने के उठते हैं फ़ोन। तो वो देखने योगी जी तो बस ये है कि हाँ सत्ता आ रही है, अब वो सत्ता उनकी वजह से ज़्यादा आई या विपक्षी की गलतियां ज़्यादा हैं उनकी वजह से आप रिपीट हुए, इसमें बड़ा अंतर है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, विपक्ष का तो देखो हम बताएं आपको, जनता बेवकूफ़ नहीं है, कई चीज़ें जानती हैं। अब ये राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को ले लीजिए आप, जब उनकी हरियाणा में सरकार थी तो DLF को हरियाणा सरकार ने ज़मीन दी, वाड्रा के पास पैसा नहीं, वाड्रा को DLF ने 7 करोड़ रुपए फाइनेंस किए, उसी से उनके यहाँ 2 फ्लैट खरीद लिए और कुछ दिन बाद उसी को करोड़ों रुपए प्रॉफिट के साथ बेच दिए। तो ये सीधा सीधा ये क्या है, ये बेईमानी नहीं है क्या? लोगों की समझ में नहीं आएगी। आप एक धर्म विशेष के लिए धार्मिक आधार पर आरक्षण क्यों चाहते हैं? आप जब हर धर्म के लोगों में गरीब हैं, मैं ये नहीं कहता आरक्षण, हर धर्म के लोगों में अमीर हैं, गरीब हैं, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं? आज किसी राजनीतिक दल की हिम्मत है कि ये ईमानदारी की बात कर ले? सबको अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है और होड़ मची है फ्री की योजनाओं का। काम धंधे पे जनता को लगाने की गुंजाइश कम, और केजरीवाल की तरह अपना सरकारी खजाना लौटाओ, सत्ता में आओ, ये फार्मूला कोई कम है, किसी के पास ज़्यादा है, बस यही सब हो रहा है और इसी की वजह से जनता परेशान है। और कलम तो कभी किसी की ना रोक पाया है कोई। अगर लिखने का है, ईमानदार आप हैं, अगर राजनेताओं की तरह हम भी बेईमान हैं तो हम भी किसी के खिलाफ हम नहीं लिख पाएंगे। आपने 80 और 90 के दशक में पत्रकारिता की है, अभी की पत्रकारिता में उस समय की पत्रकारिता में क्या अंतर है और क्या सुधार करना चाहिए? तो उस समय जो हमने आपको बताया कि हम जब पत्रकारिता में आए, वो एक ऐसा दौर था कि हमारे हिंदी के पत्रकारिता में प्रभाष जोशी का बहुत एक अलग स्थान है। तो पहले जब भी कोई पत्रकार काम करता था तो उस समय ये ऑफसेट मशीनें नहीं थी, एक एक अक्षर उठा के लगाया जाता था, तो जो प्रूफ उसका निकाला जाता था तो उसको पढ़ने को दिया जाता था सबसे पहले, तो लोगों को हिंदी का ज्ञान होता था, शब्द कैसा है। आज तो बड़े बड़े पत्रकार जो राष्ट्रीय चैनलों पे आप देख लो, इतनी उनकी गलतियां होती हैं बोलने में, कहने में, सुनने में, ज्ञान ही नहीं है, लोग सीखना ही नहीं चाहते, सिर्फ फोकस पे है। राष्ट्रीय चैनलों में आप जनता की कोई समस्या हो गई, कहीं कोई मर गया, तो चैनल वाले पहले पाठ पढ़ाते हैं कि आपको ये बोलना है, जब वो बोलेगा उनके हिसाब का तब वो अपने चैनल पे दिखाएंगे। तो आज राष्ट्रीय चैनलों की स्थिति क्या है, और बेईमान कोई एक नहीं है, समाज से सभी लोग निकले हैं। छोटे छोटे चुनाव देख लो आप, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा। आज हम 64 साल के हो गए, हमने बचपन में ललितपुर, हम ज़्यादा नहीं दूर जाते, ललितपुर में देखा कुछ धर्मशालाएं थीं। आज कोई पैसे वाला कोई धर्मशाला लोगों के लिए बनवा रहा है? कोई नहीं बनवा रहा है। सब जो है अपना व्यावसायिक हितों में अपना इन्वेस्टमेंट किए, जनता के हितों के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो आदमी की अपनी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकताएं हैं, वो बदल गई हैं, और पत्रकारिता में भी बहुत बदलाव आया है। पहले लोग लिखना पढ़ना सीखते थे, तब पत्रकारिता में उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता था। आज पता चला कोई बड़ा अखबार कहने को बड़ा है, जिसका सर कोई 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए देकर अपना अखबार का प्रतिनिधि बना रहा है, कोई 10 लाख रुपए दे के प्रतिनिधि बना रहा है। तो जो लाखों रुपए खर्च करके वो ईमानदारी की पत्रकारिता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कोई? और अब ये तो होगी ज़िले के स्तर की, हम बड़े बड़े अखबारों में रहे, हिंदुस्तान में भी रहे, तो एक समय हमें हिंदुस्तान में हमारे ये आया, हमने बहुत लंबे समय तक रहे। जब हिंदुस्तान का 92 में लखनऊ एडिशन शुरू हुआ था, उस समय हम उससे जुड़ गए थे, फिर पूरे प्रदेश में उसके एडिशन हो गए चालू। एक समय ये आया कि संपादकों पे ये प्रेशर कि विज्ञापन, आप इतना विज्ञापन चाहिए, तो विज्ञापन का जब टारगेट आप संवाददाता से कराएंगे तो क्या ईमानदारी की खबरें? जितने जो बड़े बड़े संस्थान हैं, कमियां उसमें किसी संस्थान की हम चाहे वो
एजुकेशन हो चाहे इंडस्ट्री हो, किसी की हम अगर कमी छाप देंगे तो क्या वो हमें ऐड देगा? और हमसे ऐड की उम्मीद क्यों करते हैं आप किसी पत्रकार से? ऐड के लिए आपने अलग, लेकिन वो जानते हैं कि ये कलम के जरिए ये दबाव बनाए लोगों पे विज्ञापन देने के लिए। आज ये ट्रेंड चल रहा है और अब तो और ख़तरनाक स्थिति हो गई। ये सोशल मीडिया ने लोगों की रुचियाँ लिखने पढ़ने में कम करवा दी हैं। आज इंडिया टुडे और आउटलुक जैसी हिंदी की मैगजीनें एक तरह से ख़त्म हो गई हैं। एक समय ये था कि लोग प्रतीक्षा करते थे कि मैगजीन आए हम उसमें पढ़ें, आज लोगों की भी रुचियाँ नहीं हैं उनमें। तो हालात ऐसा नहीं, हालात हर तरफ से बदतर हुए हैं पत्रकारिता के भी क्षेत्र में। अब एक उदाहरण देख लो, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लाइव इंटरव्यू में रामदेव से कुछ पूछ लिया। रामदेव ने कहा हम तुम्हारे चैनल को विज्ञापन देना बंद कर देंगे, इनको अलग करो। इस तरह की चर्चाएं हैं तो उनको अलग कर दिया गया। तो पत्रकारिता बची कहाँ है? पत्रकारिता तो वो हमारे समय में ये देखते थे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई लीडर हो, अगर कहीं चुनावी सभा को संबोधित कर रहा है तो उसकी एक दो लाइनें दिखाई जाती थी चैनल पे। आज एक एक नेता के पूरे पूरे भाषण दिखाए जा रहे हैं। क्या कारण है कि पूरे पूरे भाषण दिखाए जा रहे हैं? दूसरी आज अभी इस दौर के लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, ये पत्रकारिता की बेईमानी और तरीका। 40 पत्रकारों पे तो कोई अंकुश है नहीं है। अब वो इंटरव्यू लेने बैठ गए किसी भी पार्टी के नेता का, वो अपनी पार्टी की सारी खूबियां गिना रहा है। अब वो चुनाव खर्च में नहीं जोड़ना, क्या नहीं होना, क्या है, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। तो वो कितनी, वो इस बहाने से अपना पार्टी का प्रचार ये पत्रकारिता के माध्यम से हो रहा है। तो ये तमाम जो है पत्रकार सब है एक ही समाज के अंग। पत्रकार हों, नेता हों या और क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, सुधार की गुंजाइश है। लेकिन ये है कि जिस तरह से योगी ने माफियाओं को तोड़ा है और लोगों की आज ये है कि संपत्ति सुरक्षित है, लोगों की जान माल के लिए भी पहले की अपेक्षा कम खतरा है, तो ये बेईमानों पे, बेईमान अधिकारियों पे अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से ही लोगों को राहत मिल सकती है। पावर उन्हीं के हाथ में है, पावर किसी और के हाथ में नहीं है। अगर अधिकारी निरंकुश रहेंगे, सिर्फ वो गांधी जी को पहचानेंगे कि गांधी जी से हमारी जब तक मुलाकात जो व्यक्ति नहीं कराएगा उसका हमें काम नहीं करना है, तो फिर कैसे अच्छा होना है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन अलग दावा कर रहे हैं अपना। आपको क्या लग रहा है, क्या होना? आज तक आपने किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता को यह कहते सुना कि हमारी पार्टी हार रही है या हमारी पार्टी की सीटें कम आएंगी? ये कहते सुना? तो सब अपने, तो राजनीतिक तरीके, सब लोग अपने अपने हथकंडे हैं सबके। आप ये देखिए कितनी, अगर वो दूसरी पार्टी में है तो वो बेईमान हैं, उनकी पार्टी में आ गया तो गंगा जल और दूध से नहा के आ गया। तो ये बातें हैं। सबसे बड़ी देखो, अब ये भाजपा की कई चीज़ें हैं, कुछ अच्छा किया है, लेकिन ये जो चुनावी जो ये SBI का जो मामला आया और सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्हें कुछ खुलासे करने पड़े, तो ये ED ने आज छापा मारा, कल पैसा मिल गया। ये क्या है? ऐसा नहीं है अकेला विपक्ष भी बेईमान है, राजनीतिक दल कोई ईमानदार नहीं है। आज इतना पैसा खर्च हो रहा है, जिस राजनीतिक दल की जहां सत्ता है वहां से वो पैसा कमा रहे हैं, और जहां जनाधार नहीं है वहां पे खर्च करके अपना जनाधार बनाने में लगे हुए हैं। जहां सरकार कांग्रेस के समय में भी गिराई गई हैं, आज भाजपा के भी समय में गिराई जा रही हैं, और करोड़ों रुपए देने की बात पूरी हवा में तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं तो होगी। और जनता के लिए पीने का पानी शुद्ध नहीं करे, जनता के लिए पीने का पानी नहीं है, और लोग जो है बिस्लरी पी रहे। जो लोग सत्ता से बाहर सड़क पे थे, विधायक और सांसद बनने से पहले साधारण पानी पीते थे, वो पानी वो क्यों नहीं पीते? उन्हें बिस्लरी क्यों चाहिए? बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में मीटिंगें क्यों होती हैं? क्या ज़रूरत है इतने महंगे होटलों में? जनता के लिए कहते हैं ये नेता कि 10 रुपये में अच्छा भोजन मिलता है। जब 10 रुपये में अच्छा भोजन मिलता है तो सांसदों को, मंत्रियों को लाखों रुपए के, हजारों रुपए की प्लेट क्यों खाना है? वो 10 रुपये का भोजन क्यों नहीं करते हैं? और वही नेता
सरकारी खर्च पे हज़ारों रुपए की एक एक प्लेट 5 स्टार होटलों में खाना खा रहे हैं, और जब उनके जेब का खर्च होता है या जनता के बीच में हमारे यहाँ आते हैं वो खाना खाने, तो हमारे यहाँ तो वो साधारण खाना खाते हैं, चाहे मंत्री या जनता के यहाँ जब जाता है तो वही उसी स्तर का खाना वो क्यों नहीं खाते, क्यों उन पर इतना खर्च करती है सरकार। तमाम स्थितियाँ इतनी हैं, किस किस की बात की जाए, क्या बदलाव होगा ये उम्मीद तो रखना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे कि उम्मीद, लेकिन स्थितियाँ विकट हैं, स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, बेरोजगारी की स्थिति बहुत ख़राब है। अब आप देखो, मतलब आंकड़ेबाजी एक बड़ी हैरानी की बात है कि जो महंगाई पे और बेरोजगारी पे भाजपा के लोग बातें करते थे, सिलेंडर उठा लेते, वो तमाम चीज़ें हैं, अब वो जब सरकार में आए तो वो मजदूरी करने जा रहा है कोई आदमी, तो उसको भी वो रोजगार में मान रहे, रोजगार में काउंट करके अपने आंकड़े बता रहे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। अरे रोजगार तो सीधे सीधे सरकारी नौकरी दे के कितने लोगों को आपने नौकरी दी, उससे काउंट पहले किया जाता था और उसी को काउंट करके आप उनका विरोध करते थे। आज आप दूसरी तरह से, तो ये आंकड़ों की बाजीगिरी, ये लोग नेता ज़्यादा है, काम धंधे आज हर विभाग में देख लो रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा, दूसरी ये सरकारों की बेईमानी, संविदा पे अगर कोई काम कर रहा है तो आप उसको 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा देना नहीं चाहते, और वही काम अगर आप परमानेंट है तो पता चला कि 50-75 से 1 लाख रुपया सैलरी है। तो इतना अंतर क्यों? वो अंतर भी तो कम होना चाहिए। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले समय में, तो आप ये समझ लो, ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों होते हैं पेपर लीक? अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो ये सरकार की कमी है जी। बच्चों ने अप्लाई किया, अप्लाई करने फार्म भर रहे, पैसा खर्च करके उनके माँ बाप अपने बच्चों के लिए पैसा दे रहे, किसी तरह पेट काट काट के अपने बच्चों के चाहते हैं नौकरी लग जाए, आने जाने में परीक्षा देने में उनका पैसा खर्च हो रहा है। पेपर लीक हो गया और द्वारा आप पेपर कराए तो सारा खर्चा क्यों नहीं देती सरकार? ये सरकार की कमी है ना कि पेपर लीक हो रहा है। क्या आम आदमी की जिम्मेवारी है कि वो पेपर लीक होने से रोके? आप ठीक है, आपने 4 लोगों को जेल भेज दिया, पता चला कोई आपने खुद जानबूझकर, कहते हैं ऐसा कि जानबूझकर भी सरकारें ऐसे ही करती हैं कि कोई ऐसा एक पॉइंट छोड़ दिया जिसकी वजह से लोग कोर्ट में चले जाएं, तो पता चला कोर्ट में चले गए तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो उससे गवर्नमेंट को ये होगा नहीं भाई हमने तो वैकेंसी निकाली थी, अब पेपर लीक हो गया, हमने तो ये नौकरी के लिए भी, तो अब ये कोर्ट में चले गए तो क्या कर सकते हैं हम। तो ये सब बाजीगिरी चल रही है, और अच्छा बहुत ज़्यादा जितनी उम्मीद की जानी चाहिए, जितनी देश को ज़रूरत है, क्षेत्र के लोगों को ज़रूरत है, बुंदेलखंड को ज़रूरत है, उतना काम नहीं हो रहा। हालांकि ये जैसे पेयजल पे बुंदेलखंड तो बहुत प्यासा था जी। हमारे घर की महिलाएं, हमारे गांव की महिलाएं कई कई किलोमीटर दूर जाके सर पर गगरी रखकर पानी लाती थी। आज पेयजल पे बुंदेलखंड में थोड़ा बहुत काम दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये समस्या तो होनी चाहिए कि लोगों को पीने का पानी तो मिले। स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य की बात, आप प्राइवेट जो 5 लाख का आपने बीमा कर दिया कि 5 लाख तक का हम इलाज कराएंगे। आज किसी गांव के आदमी की जरा सी तबीयत खराब हो गई, प्राइवेट ये क्या कर रहे हैं नर्सिंग होम वाले, उन्होंने कहा भर्ती हो जाओ, उसको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तबीयत एक टैबलेट से ठीक होना है, उसको 10 दवाइयाँ लिख दी 10 दिन के लिए, 4 दिन को उनको भर्ती कर दिया, दुनिया भर की जाँचें जिसकी कोई ज़रूरत है करवा के। तो पैसा जो आयुष्मान का जा रहा है आम आदमी के हित में कम हो रहा है, ये नर्सिंग होम वाले उसका जो उससे जुड़े वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ बांसी कस्बा है, बहुत छोटा सा कस्बा, अब तो नहीं है। एक समय ये था कि एक मकान के बाहर वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम 20-25 डॉक्टरों के नाम लिखे हुए थे, सिर्फ इसलिए कि आयुष्मान के नाम पर उनका जो है लाभ उठा रहे थे अपना। तो ये सरकारी लूट करने वालों पर बहुत सख्ती की आवश्यकता है। जितनी सख्ती योगी जी ने गुंडा और माफियाओं के खिलाफ उठाई है, उतनी ही सख्ती भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ उठानी होगी। अधिकारी बात सुने, समय पर बैठें, यह भी उन्हें देखना होगा, तभी आम आदमी का कल्याण होगा। कुछ प्रश्न और हैं, एक एक शब्द में जवाब देना है आपको। शॉर्ट में जवाब दे देंगे, बताइए आप। भारत में अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा?
तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी आज ही देख लीजिए बहुत काम हो रहे हैं। रेलवे की किसी भी लाइन पर चले जाएं आप, आपको काम होता दिखेगा। हमारे बॉर्डर पे जो काम कभी नहीं हुए वो हुए हैं। आपको सबसे ईमानदार नेता कौन लगता है, कौन? देखो, ईमानदार तो राजनीति में ईमानदार शब्द का उपयोग करना ही बेईमानी है। गिने चुने लोग होंगे, नेता ऐसे होंगे कि जो अपने सांसदी या विधायकी की सैलरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उंगलियों पर गिने जाने लायक। बाकी ईमानदार तो शब्द ही बेकार है। आज कोई भी राजनीतिक दल ईमानदारी से अपने खर्चे नहीं चला सकता है। हम आम जनता के लिए 10 रुपये देने को तैयार नहीं हैं। हम आपको करोड़ों रुपया क्यों दे रहे हैं? और आपको 1 करोड़ दे रहे हैं तो हम अपना जो धंधा चला रहे हैं उससे एक के कम से कम 10 गुने तो करने ही है, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ईमानदारी का तो शब्द अपने आप में बेमानी है। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अभी कौन है? अगर देखा जाए तो इस समय अपने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह अच्छे मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में योगी जी 2 मामलों में अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो उन्होंने अवैध कब्जे रोके हैं, बड़े बड़े क्रिमिनलों को उन्होंने नेस्तनाबूद करने का अच्छा काम किया है। लेकिन जितना अच्छा ये किया है, उनके शासन में भ्रष्टाचार उतना ही बड़ा है। आज बगैर पैसे के कोई भी काम आदमी को कराना, ये है पत्थर से सर फोड़ना है अपना। तो अच्छा, अगर 50% हम क्राइम कंट्रोल पे देंगे प्लस के, तो 50% बाकी भ्रष्टाचार पे और अधिकारियों की निरंकुशता के लिए माइनस देना पड़ेगा हमें, योगी जी के लिए। लेकिन अब उम्मीद क्या करें? ये सिर्फ इनको लाभ ये मिलता है कि और लोग जो हैं या और मुख्यमंत्री रहे वो इनसे बदतर रहे, इसलिए ये अच्छे कह सकते हैं। तो उन्हें 10 में से लगभग कितने अंक आप देते हैं अगर उनकी कॉपी चेक करते हैं? तो बता तो रहे 50% अच्छे कामों का अगर देंगे हम, तो 50% उनके शासन में और चीज़ें भी तो हो रही हैं। अनुराग शर्मा जी ने जो कार्य किए हैं पिछले 5 साल में, देखो, अनुराग शर्मा जी कुछ नहीं है, भाजपा के अधिकांश नेता कुछ नहीं है, सब कुछ मोदी है। मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। विधानसभा के चुनाव हमारे यहाँ हुए हैं, वो शब्द हम उपयोग नहीं कर सकते हैं जो आम जनता ने अपने नेताओं से कहे, और खिलाफत में कटु शब्द कह के वोट उन्हीं को दिया। क्यों? कि दूसरे उनसे बदतर हैं, बुरे हैं। तो हमारी मजबूरी है आम आदमी की, किसी ना किसी को तो जिताना है। अब 10 बुरे चुनाव लड़ रहे हैं तो ये देख लेते हैं कि भाई ये कम बुरा है, बाकी अच्छे के नंबर नहीं, ये देखना पड़ता है कि बुरे ज़्यादा नंबर किसके हैं, तो कम नंबर वाले को वोट दे दो, सपोर्ट कर दो। ये स्थिति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली दस्तक में जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे आए, हमसे बातचीत की, और लोगों को अपनी बातचीत से समझना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, और उसके खिलाफ मुखर होकर आम आदमी को अपनी बात कहनी चाहिए। लोगों ने मुखर होना बंद कर दिया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये थे प्रदीप त्रिपाठी जी, आपने इनको सुना। बहुत जल्दी दोबारा से मुलाकात होगी आपसे, निश्चित ही। आइए, आपका स्वागत है।